हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है ताप विद्युत प्रभाव, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं यहाँ पे डायनमो की। तो डायनमो का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है पावर या शक्ति, जो कि मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम होता है, जिसका काम होता है कि दृष्ट किसी भी धारा को यानी एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो डायनमो के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ट्रांसफार्मर के कोड को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, सेकेंड ऑप्शन है निकिल, थर्ड ऑप्शन है तांबा, फोर्थ ऑप्शन है नरम लोहा। तो ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है उसको बनाने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है वो नरम लोहा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेंज का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? लेंज का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है संवेग संरक्षण पर, सेकेंड ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पर, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण पर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं लेंज के नियम की कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं तो वो लेंज के नियमानुसार वह भी जो कुंडली होता है उसका जो ध्रुव होता है वो भी उत्तरी ध्रुव बन जाता है। लेंज का जो नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है इसमें होता क्या है कि ना तो किसी एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो किसी एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो लेंज का जो सिद्धांत है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण, थर्ड ऑप्शन है पूर्व, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो जो चुंबकीय सुई होती कैंपस जो होती है वो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ संकेत करती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फोटॉन किसकी मूलभूत मात्रा है? फर्स्ट ऑप्शन है चुंबकत्व की, सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश का, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, फोर्थ ऑप्शन है विद्युत का। तो फोटॉन जो होता है एक इसका मूलभूत मात्रा होता है। तो फोटॉन जो होता है प्रकाश का मूलभूत मात्रा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकेंड ऑप्शन है कांच, थर्ड ऑप्शन है जल, फोर्थ ऑप्शन है निर्यात। तो प्रकाश की चाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती यानी कम हो जाती। तो प्रकाश की जो गति होती है वो कांच के बीच में जाते हुए कम हो जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु को उत्तेजित करके, सेकेंड ऑप्शन है तांबे को गर्म करके, थर्ड ऑप्शन है तंतु को गर्म करके, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत प्रकाश को जब हम लोग नली में पैदा करते हैं
तो क्या करते हैं, जो फिलामेंट होता है जिसको तंतु बोलते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में वोल्टेज को देना पड़ता है, जिससे फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उस गर्म होने के बाद जो नली होती है उसमें श्वेत प्रकाश पैदा होता है। तो इसमें का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अवतल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक, सेकंड ऑप्शन है आभासी, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो होता है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है पीले प्रकाश में, सेकंड ऑप्शन है हरे प्रकाश में, थर्ड ऑप्शन है लाल प्रकाश में, फोर्थ ऑप्शन है नीले प्रकाश में। तो यहाँ पे बात हो रही कि किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश जो होता है इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तारे टिमटिमाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन के कारण, सेकंड ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों के कारण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तारे होते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है। तो बात करते हैं जीरो अंश सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है गैस, सेकंड ऑप्शन है द्रव, थर्ड ऑप्शन है ठोस, फोर्थ ऑप्शन है ठोस और द्रव दोनों। तो 0 अंश सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था होती है वो ठोस और द्रव दोनों में होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है घटता है, थर्ड ऑप्शन है शून्य हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 100 कैलोरी प्रति ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 60 कैलोरी प्रति ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 20 कैलोरी प्रति ग्राम। तो बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा का मान होता है वो 60 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिस्टले ने, सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स ने, थर्ड ऑप्शन है केवेंडिश ने, फोर्थ ऑप्शन है बायल ने। तो हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और केवेंडिश जो हैं इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन को, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन को, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस को, फोर्थ ऑप्शन है इथेनॉल को। तो जो भविष्य का ईंधन होता है ये हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शुद्ध जल होता है, फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय,
थर्ड ऑप्शन है उदासीन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल जो होता है वो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है, शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, इसी को हम लोग उदासीन वैल्यू भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में जल कीटाणुनाशन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है सोडियम द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम सल्फेट द्वारा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल कीटाणुनाशन किया जाता है, यानी कुएं में या फिर किसी तालाब में जो दवा का यूज किया जाता है वो क्लोरीन किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारी जल का रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है H2O, सेकेंड ऑप्शन है H2O2, थर्ड ऑप्शन है D2O, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और भारी जल को ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। बात करते हैं H2O2 की, तो H2O2 जो होता है इसको हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। और H2O होता है ये सामान्य जल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे बात हो रही भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो D2O होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारी जल एक प्रकार का, फर्स्ट ऑप्शन है मंदक है, सेकंड ऑप्शन है अयस्क है, थर्ड ऑप्शन है शीतलक है, फोर्थ ऑप्शन है ईंधन है। तो भारी जल जो होता है ये एक प्रकार का मंदक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड ऑप्शन है कोयला, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हीरा, कोयला और ग्रेफाइट जो होते हैं इन सभी में कार्बन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइम, सेकंड ऑप्शन है हार्मोन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन और फोर्थ ऑप्शन है खनिज। तो पेप्सिन जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रहणी के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है किडनी के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है यकृत के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है आमाशय के द्वारा। तो पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। पित्त में होता क्या कि इसमें दो वर्णक निकलते हैं, दो पिगमेंट होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है बाइल रूबिन और दूसरे का नाम होता है बाइल बिरुबिन। तो ये दोनों पिगमेंट की मात्रा जब बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है वो पीला पड़ने लगता है, जिससे हमें पीलिया रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव रक्त का पीएच कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 7.4, सेकेंड ऑप्शन है 7.1, थर्ड ऑप्शन है 5.9, फोर्थ ऑप्शन है 6.5। तो मानव का जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है,
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथ लुप्त हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथ, सेकेंड ऑप्शन है एड्रीनल ग्रंथ, थर्ड ऑप्शन है थाइमस ग्रंथ, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापे में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है जो लुप्त हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी थाइमस ग्लैंड जो होती है वो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ा छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का जो काम होता है वो बच्चों के बॉडी में जो बच्चे के मतलब शरीर होता है उसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने का काम करता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में जो थाइमस ग्रंथ का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसमें जो थाइमस ग्रंथि होती है वो छोटी होने लगती है या फिर विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यकृत को, सेकेंड ऑप्शन है हृदय को, थर्ड ऑप्शन है किडनी को, फोर्थ ऑप्शन है प्लीहा को। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वो प्लीहा को बोला जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। प्लीहा को हम लोग स्प्लीन भी बोलते हैं या फिर इसको तिल्ली भी बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बड़ी आंत, सेकेंड ऑप्शन है छोटी आंत, थर्ड ऑप्शन है किडनी, फोर्थ ऑप्शन है यकृत। तो मनुष्य में जो मुख्यतः पाचन होता है वो सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन के, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन एच, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो विटामिन ए जो होता है इसको हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है यकृत, सेकेंड ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथ, थर्ड ऑप्शन है थाइमस ग्रंथ, फोर्थ ऑप्शन है थायराइड। तो मानव के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं। इसका जो साइज होता है वो मटर के दाने जितना होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन B12, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो कोबाल्ट होता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है नियासिन, सेकेंड ऑप्शन है थियामिन, थर्ड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए जो होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।